मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान सचिन जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष जी, भारती प्रधान जी, इंपा के चेयरमैन अभय सिन्हा जी, मेरे सहयोगी रविंद्र भारती जी, सामने सभागार में उपस्थित सिनेमा जगत के, भारत के विभिन्न सिनेमा जगत के गणमान्य व्यक्ति और इस 2 दिवसीय सेमिनार में आए हुए विशिष्ट अतिथिगण, सभी को नमस्कार। एनएससी भारत की आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र है। एनएससी भारत की आर्थिक गतिविधि का एक प्रमुख केंद्र है। बात करने से पहले बाकी औपचारिक स्वागत तो बाद में होगा। मैं खुशबू जी का स्वागत करता हूं यहीं से। खुशबू जी और भारती प्रधान जी हमारे जो पेट्रन्स इस सीनेट ऑफिस के हैं, उसके मेंबर्स हैं। आप दोनों का स्वागत है फिर से एक बार। तो ये आर्थिक गतिविधि का प्रमुख केंद्र है। यहाँ अनेकों के नसीब खुलते हैं। इसकी अनगिनत कहानियां हैं और ये प्रत्येक कहानी सिनेमा का एक विषय है और इस पर सिनेमा बने भी है, हम सब जानते हैं। लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर सिनेमा पर मंथन 2 दिन हो पाएगा। इसको साकार करने के लिए मैं सर्वप्रथम आशीष जी, उनका सब स्टाफ, एनएससी के सभी कर्मचारी, इनका पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक आर्थिक केंद्र में इस प्रकार का आयोजन एक विलक्षण कल्पना है, ऐसा मुझे लगा। और माहौल देखकर भी, यहाँ का वातावरण देखकर भी आप सभी इसी बात को महसूस कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इस वुड्स टू रूट्स संकल्पना के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि जब इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो ये है क्या। किसी ने तो इसका भावानुवाद, भाषांतर जंगल से जड़ों तक ऐसा भी किया। तो शब्द अर्थ तो बराबर है, लेकिन जो भाव व्यक्त होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। तो इसका जब पोस्टर लॉन्च हुआ, जिसमें बोनी कपूर जी के उपस्थिति में वो पोस्टर लॉन्च हुआ, उसमें प्रमोद जी यहाँ पर है, उन्होंने प्रसून जोशी जी की एक कविता प्रस्तुत की थी। तो उसमें, उस कविता में वाक्य है, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे, जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी उतना ही तुम हरियाओ। तो उस कविता को सुनने के बाद जो पोस्टर लॉन्च हुआ था, उसमें कुछ कमी या त्रुटि दिखाई दी। अभी ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, वो जड़ों की ओर जाने वाला पूर्ण हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। तो अपनी जड़ें क्या है, पेट्रियोटिज्म, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, डिविनिटी, ये सब है। वो वृक्ष हरा भरा है, तो वो बाद में उसी की ओर, वुड्स की ओर, वुड्स से रूट्स की ओर की यात्रा इस पेड़ में, इस कॉन्सेप्ट में, या इस 2 दिवसीय सेमिनार में अलग अलग सत्रों के माध्यम से हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा वुड्स इस शब्द का प्रयोग भी हमें समझना, मुझे लगता है, उपयुक्त होगा। वुड्स इस शब्द का पहला प्रयोग स्वतंत्रता के पहले हुआ है और वो हुआ है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बंगाल में, कलकत्ता में टॉलीगंज नाम की जगह है, जहाँ पे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की वो जगह है। तो 1930s में कभी टॉलीगंज और हॉलीवुड, इसका मिक्सचर करते हुए टॉलीवुड इस शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन आज वर्तमान में टॉलीवुड मुख्यतः तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के लिए उपयोग में लाया जाता है। वो बहुत अभी प्रचलित और प्रसिद्ध हुआ है। लेकिन पहली बार वुड्स इस शब्द का प्रयोग 1930s में कलकत्ता या बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के लिए हुआ था। बाद में कभी 70 के दशक में फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बॉलीवुड और ये शब्द प्रयोग चले, और अभी तो बहुत सारे वुड्स ऐसा है।
लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये वुड शब्द का प्रयोग सही अर्थों में, किसी भी एक वुड शब्द का प्रयोग पूरे भारतीय फिल्म जगत का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। धीरे धीरे होता ऐसा गया, बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी बन गई और बॉलीवुड यानी भारतीय सिनेमा, बॉलीवुड इक्वल टू इंडियन सिनेमा, ऐसा हुआ। लेकिन भारत की प्रत्येक भाषा में बनने वाला सिनेमा ये भारतीय सिनेमा है। भारतीय सिनेमा, भारतीय भाषा में, कोई भी भारतीय भाषा में बना हुआ सिनेमा, इसका भारत के सिनेमा में बड़ा योगदान है। पिछली बार का जो हमने सेमिनार किया उसमें भारत की सभी भाषाओं के सिनेमा का स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता रही है। तो अगर हमें भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करना है तो वुड से हमारी यात्रा हमको रूट्स की ओर लेके जानी पड़ेगी। इसलिए भारतीय सिनेमा यही अपनी पहचान है। भारतीय सिनेमा में प्रत्येक भाषा, चाहे वो मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, दक्षिण की कोई भाषा हो, मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, सभी भारतीय सिनेमा का एक अभिन्न अंग है। भारतीय कहानियों को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम है और सही अर्थों में भारतीयता व्यक्त करने के लिए सभी का मिलकर योगदान है, जो वुड शायद इस वुड शब्द से प्रतिबिंबित नहीं होता। इसलिए रूट्स की ओर जाना पड़ेगा। तो आज के मेरे कुछ वक्तव्य में ये रूट्स की ओर जाना यानी क्या, उस संदर्भ में कुछ बातें आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं कि सिनेमा कथा कहने की एक नई शैली है, कथा दिखाने की शैली है, ऐसा हम अगर हम कहें तो ज्यादा उचित रहेगा। पैसा केवल नहीं है माध्यम, पैसा नहीं है, पैसा आ जाएगा। कथा नहीं है तो सिनेमा नहीं बने। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ये सब आते रहेंगे, लेकिन कोर्स मुझे लगता है कि कहानी होनी चाहिए, बताने के लिए कहानी होनी चाहिए। तो सिनेमा कहानी बताने का उत्सव है, ऐसा मुझे लगता है। और ये दृश्य शैली होने के कारण इसके कुछ दीर्घकालीन परिणाम हैं। तो कहानियों को नई प्रासंगिकता के साथ, रेलेवेंस के साथ प्रस्तुत करना, यह सिनेमा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे मूल्य, अपने वैल्यूज की बात आती है। रूट्स की ओर अगर जाना है तो वैल्यूज की बात आती है। तो भारत के इटरनल वैल्यूज, शाश्वत मूल्यों को नई प्रासंगिकता के साथ बताने की जो शैली है, समय के अनुसार वो बदल जाएगा। 83 में जो वो 7 दिन नाम की फिल्म आई थी, 2000 में हम दिल ले चुके सनम आई, दोनों की अंतिम लगभग एक है, लेकिन बताने की शैली समय अनुसार बदल गई है। उसका कोई दूसरा अंत नहीं हो सकता। शैली वही है, मूल्य वही है, शैली बदलेगी। तो कथा को परिस्थिति के अनुसार बताना और उसके माध्यम से मूल्यों को स्थापित करना जड़ों की ओर जाने की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो कथाओं का उत्सव मनाना, उत्सव दिखाना, यह सिनेमा का मूल उद्देश्य ऐसा लगता है। और कथाओं की प्रासंगिकता, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा आपको। MX प्लेयर पर वैसे तो बाकी बहुत कुछ चीजें आती रहती है, लेकिन एक 4-5 साल पहले एक रामायण की वेब सीरीज MX प्लेयर पर आई थी, जिसके पहले ही एपिसोड में सीता स्वयंवर का प्रसंग बहुत अच्छे से चित्रित किया है। हमारे यहाँ स्वयंवर को टीका, उस पर टिप्पणी की जाती है कि उसमें तो किसी स्त्री को कुछ अधिकार नहीं था, पिता के मन में आया, कोई प्रण रख दिया, जो प्रण पूरा करेगा उसके गले में वरमाला पहना ही शादी हो गई। इसके ऊपर फिर अलग अलग प्रकार की बातें चलती रहती थी। उसमें दिखाया गया है कि राम जी जब वो प्रण धनुष्य तोड़ने का पूरा करते हैं, तो राम जी को कहा जाता है, सीता जी को, कि वरमाला अभी पहना ही। तो राम जी कहते हैं कि रुको जरा, पहले तो सीता जी को तो पूछिए कि क्या वो मुझसे वरमाला पहनने के लिए तैयार है। तो फिर सीता जी कहती है कि मैं 2 दिन से नगरों में राम जी के बारे में सुन रही हूं, मैंने भी देखा, उस फिल्म में ऐसा दिखाया है।
मैंने उनका व्यवहार देखा, मैंने उनका चरित्र देखा, बड़ों के प्रति उनका आदर, छोटों के प्रति स्नेह, मित्रों के प्रति मित्रता, विनम्रता। इस सभागार ने तो उनकी वीरता का दर्शन किया ही है, लेकिन केवल वीरता नहीं, उनके व्यवहार का दर्शन मैंने किया। और तभी मेरे मन में आया कि यही अगर मेरा प्रण पूरा करते हैं ये, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं बहुत ये सब कहकर फिर सीता जी राम जी को वरमाला पहनाई। कथा वही है, सीता स्वयंवर की कथा हमने वही सुनी है, लेकिन कल्पना करिए 200 साल के बाद ये अगर नैरेटिव चलता रहता है कि सीता स्वयंवर में सीता जी ने राम जी के गुणों की तारीफ की, गुणों की प्रशंसा की, वीरता के साथ उनके व्यवहार की बातें की, जो समाज के कथा वही, भाव वही है, लेकिन प्रासंगिक रूप से उसको कहे जाने पर बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। तो सिनेमा का ये सशक्त ये माध्यम है, तो ऐसी कहानियों को उसकी मूल भाव को कायम रखते हुए रेलेवेंस के साथ, आज की दृष्टि के साथ, आज के पर्सपेक्टिव के साथ रखने की एक शैली सिनेमा के पास है। तो उसको दिखाने की बहुत आवश्यकता है। तो कहानियों का उत्सव मनाना और उसमें एक यूनिकनेस लाना। कहानियां बहुत है अपने देश में, जगह जगह पर, कोने कोने में, घर घर में कहानियां मिलती है। उसको देखने की दृष्टि और उसमें फिर मूल्यों की स्थापना के लिए प्रयास। मैं परसों कुछ दिन पहले दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से आ रहा था, एयर इंडिया की फ्लाइट में, वो सामने एक स्क्रीन था, उसमें कुछ मूवीज चल रही थी, तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म देखी। 6 मिनट की फिल्म है, एक रिक्शा वाले की। उस रिक्शा वाले का एक उसूल है कि वो अपने यात्रियों से मनचाहा किराया लेता है। किसी भी यात्री को जो भी लगे वो किराया दे। तो 5 मिनट के कुछ 2-3 यात्रियों के संवाद, इतनी ही फिल्म है। तो ये जो मन की प्रामाणिकता है, तो यात्री पूछते हैं उसके, अरे आप ऐसा कैसा करते हैं, मीटर तो डालो ना, ऐसा कैसा होगा। फिर आप अंत में कहोगे इतना लेना है, उतना देना है, फिर ये झगड़ा नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब चलते रहते हैं। तो वो बोलता है कि आप चिंता ना करें, आपको जो मन में आता है दीजिए। तो हमको अगर मुफ्त में जाना है तो नहीं चलेगा, मैं कुछ नहीं लूंगा। फिर अनुभव ये है कि ये प्रामाणिकता का उत्सव है, प्रामाणिकता सेलिब्रेट की जाती है इस प्रकार से। उसका अनुभव ये बताया गया कि उसको कभी नुकसान नहीं हुआ। एक यात्री ऐसे ही उसके साथ संवाद करती रहती है और वो उसको केवल फोटो खींच के चली जाती है, कुछ पैसा नहीं देती। लेकिन बाद में फिल्म का एंड ऐसे है कि उसके पिछले वाले सीट पर 100 रुपए की एक नोट वो भूल जाती है। तो प्रामाणिकता से जीवन अगर व्यतीत करते हैं तो जीवन में कभी भी असफलता नहीं होगी। एक छोटा सा संदेश, छोटी सी फिल्म में यूनिक आइडिया। मुझे मन में कल्पना आई कि या तो उस डायरेक्टर के साथ ऐसी कोई घटना घटी होगी, उसने ऐसा अनुभव किया होगा, या उसके मन की कल्पना ऐसी आई कि ऐसा हो सकता है। तो ये ऐसी बातों को सेलिब्रेट करने की जो फिल्म की शक्ति है, ये रूट्स की ओर है। मृणाल जी यहाँ पर बैठी है, एक और उसके डायरेक्टर भी है, गोष्ट एका पैठणीची, ऐसी एक मराठी फिल्म आई है। प्रामाणिकता को सेलिब्रेट करना, यही उसमें आज के ज़माने में भी इतनी सुंदर फिल्म, एक परिवार प्रामाणिकता से जीवन यापन करते हुए जो प्रसंग आते हैं वो। तो ऐसी अलग अलग कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ना, कहानियों को सेलिब्रेट करना, मुझे लगता है रूट्स की ओर जाने का एक सबसे पहली बात है। उसके दूसरे बिंदु की ओर अगर जाते हैं तो मुझे लगता है कि भारत में सिनेमा निर्माण के लक्ष्य का पुनर्स्मरण एक बार फिर से करना चाहिए। भारतीय चरित्र नायकों के जीवन को फिल्म के माध्यम से समाज के सामने लाने के लिए दादा साहेब फाल्के जी ने सिनेमा जगत, सिनेमा उद्योग की स्थापना यहाँ पर की थी। तो यह एक दीर्घकालीन लक्ष्य है, केवल फ्राइडे टू मंडे तक सीमित नहीं है। फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई, मंडे को उसका क्या स्थिति होती है, कितने करोड़ कमाए, कितने करोड़ का नफा हुआ, कितने करोड़ का नुकसान हुआ, यहां तक सीमित नहीं है। इसका एक दीर्घकालीन लक्ष्य है, वो आर्थिक से भी बड़ा है, उसका समाज के ऊपर क्या परिणाम है। तो आज जीवन चरित्र, पिछले कुछ वर्षों से बायोपिक्स का जो एक प्रचलन फिल्म जगत में हम देखते हैं, बहुत प्रशंसनीय पहल है। और एक अच्छी बात इसमें है कि अलग अलग विषयों पर बायोपिक्स निर्माण होने लगे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में।
ट्वेल्थ फेल हो, सैम बहादुर हो, श्रीकांत हो, स्वर गंधर्व सुधीर फड़के हो, अनेक चंदू चैंपियन, अलग अलग, मैं नाम इसलिए केवल ले रहा हूं कि अलग अलग जॉनर, मतलब अलग अलग व्यक्तित्वों पर ये बनी फिल्में, अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति हो। तो एक दीर्घकालीन लक्ष्य है जिसमें बायोपिक तो एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति के जीवन के माध्यम से उसका संघर्ष, उसकी शुद्धता, ये समाज के सामने आए। तो एक दीर्घकालीन लक्ष्य है जो केवल फ्राइडे टू मंडे तक सीमित नहीं है। तो इस दीर्घकालीन लक्ष्य को हमेशा स्मरण में रखना, ये रूट्स की ओर जाने की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है, ऐसा हम मानते हैं। तीसरा बिंदु इसका हम कह सकते हैं कि भारत की विभिन्न लोक परंपराओं का गौरव, ये स्व की ओर की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। हम सब जानते हैं कि आजकल दक्षिण की फिल्मों में बहुत अच्छे प्रयोग कुछ हो रहे हैं। मलयालम में एक फिल्म आई थी मालिकापुरम, जो शबरीमला की परंपरा का बहुत अच्छे से गौरव उसमें कहा गया है। सारे जो उसके ऊपर उसकी जो श्रद्धा निर्माण हो सभी के, ऐसी बहुत अच्छी बात मालिकापुरम जैसी फिल्म है। लोक परंपरा है वह। कांतारा का उदाहरण हम सब जानते ही हैं। लोक परंपराओं का गौरव किया, इसलिए उसको स्वीकार किया। पुष्पा, तो पुष्पा में तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो परंपराओं से जुड़ी हुई बात है वो पसंद आ रही है। तो अपनी फिल्मों में लोक परंपराएं, लोक व्यवस्थाओं का गौरव अगर दिखता है तो उसके कारण से इन सारी व्यवस्थाओं के प्रति एक विश्वास निर्माण होने की प्रक्रिया जगती है। मुझे लगता है वुड्स टू रूट्स की यात्रा में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि व्यवस्थाओं पर विश्वास निर्माण होना आवश्यक है। व्यवस्थाओं की त्रुटियां दिखाना ये तो फिल्मों का काम ही है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट फिल्म्स, यस, लेकिन व्यवस्थाओं को त्रुटियां दिखाने का समाधान व्यवस्थाओं को नकारना नहीं हो सकता। व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास निर्माण होना चाहिए, और व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास निर्माण होना है तो सामान्य व्यक्ति को बलिदान की नहीं, सामान्य व्यक्ति विजयी हो सकता है। इस प्रकार की भावना की फिल्में ये अधिकतर बननी होगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो व्यवस्था से न्याय नहीं मिलता, व्यवस्था से अन्याय होता है। इसलिए सामान्य व्यक्ति संघर्ष करके व्यवस्थाओं को नकारते हुए विजय प्राप्त करता है, सत्य की स्थापना करता है। ये एक बात है, लेकिन व्यवस्था सहायक क्यों नहीं होती? तो मुझे लगता है कि अगर रूट्स की ओर जाना है तो भारत की विकेंद्रित व्यवस्था, भारत की परंपराएं, शासन परंपराएं, प्रशासन परंपराएं, उसके प्रति विश्वास निर्माण करने का काम भी फिल्मों के द्वारा अगर होता है तो रूट्स की ओर, अपनी जड़ों की ओर जाने में एक महत्वपूर्ण सफलता हमें प्राप्त होगी, ऐसा मुझे लगता है। इसके बाद में और एक भूमिका फिल्में निभा सकती है कि विभिन्न प्रकार की संकल्पनाओं को जो समाज हित में है उसको समझाना, देश हित में, समाज हित में विभिन्न प्रकार की नई नई संकल्पनाओं के बारे में जागृति, ये एक फिल्मों का बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैं अगर बेबी की बात करूं, मुझे क्षमा करें मैं बाकी भाषाओं की भी उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन हिंदी देखता अधिक हूं, तो बेबी कुछ समय पहले जो फिल्म आई थी तो उसमें सुरक्षा की दृष्टि से डीप एसेट, इस कॉन्सेप्ट को समझाया गया था, जो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात है। उसकी महत्व के बारे में हमको पता चला उसमें। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना समाज को। अभी इफ्फी में मैं गया था तो बहुत एक सुंदर फिल्म देखने का अवसर मिला। आजकल एनईपी की चर्चा है, नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें कहा गया है कि किसी भी बच्चे को अगर भाषा सिखानी है तो उसको उस भाषा की फिल्में दिखाओ। तो अभी प्रश्न फिल्म मेकर्स और हम सबके सामने है कि उसको कौन सी फिल्में दिखाए। तो मैंने इफ्फी में तेलुगु की एक फिल्म देखी, 35 चिन्ह कथकड़ू, जिसमें गणित जैसे या कोई भी कॉम्प्लेक्स विषय को आसानी से कैसे बताया जा सकता है प्रैक्टिकल के द्वारा, जो एनईपी का कोर विषय है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स को समझाना यह फिल्म की बड़ी भूमिका है, और जो समाज हित में ऐसे कॉन्सेप्ट्स है उसके सामने रखना, तो रूट्स की ओर जाना, यानी समाज हित में, देश हित में ऐसी संकल्पनाओं के बारे में जागृति, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा, भारत का स्वभाव आध्यात्मिक है। तो मैं आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि फिल्मों में आध्यात्मिकता का प्रभाव बढ़े। एक बार ताल के 25 साल इस बार हो गए, तो ताल का एक अनुभव सुभाष जी ने मुझे स्वयं बताया था, उसको बताता हूँ। ताल की स्क्रीनिंग विदेशों में हुई थी,
तो स्क्रीनिंग के बाद सुभाष घई जी की चर्चा चल रही थी सबके साथ, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगा हमारी फिल्म के बारे में। तो विदेशी फिल्म मेकर्स ने कहा, वन लाइनर ताल बहुत लोगों ने देखी होगी, वी लव द स्पिरिचुअल पावर ऑफ योर हीरो एंड द डिवाइन ब्यूटी ऑफ योर हीरोइन। स्पिरिचुअलिटी, हीरोइज्म में स्पिरिचुअलिटी को देखना और सुंदरता में दिव्यत्व की अनुभूति करना, यह भारतीयता है। इसके प्रयोग, इस प्रकार के प्रयोग फिल्मों में हमको करने पड़ेंगे। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हम सभी ने देखी है, ऊंचाई नाम की फिल्म जो आध्यात्मिकता पर आधारित है। उसकी सराहना होगी कि उसके दृश्य कितने बढ़िया है, हिमालय का बहुत अच्छा दर्शन है, ये सब ठीक है, लेकिन उसका पहला ही वाक्य कहता है कि पर्वत हमारे वेदों के प्रतीक है और ये तो हिमालय है, यहाँ तो जीवन बसता है और इसलिए हम इसको यहाँ देखने आए। पहला ही वाक्य फिल्म इस वाक्य से शुरू होती। तो ये जो प्रकृति के साथ तादात्म्य की भावना है, सृष्टि के साथ में सह अस्तित्व की भावना है, ये भारत की आध्यात्मिकता है। तो भारत की आध्यात्मिकता को सेलिब्रेट करना, उसका उत्सव मनाना, यानी रूट्स की ओर जाना। तो आध्यात्मिकता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आध्यात्मिकता रिलीजियस केवल नहीं होती, वो व्यक्ति की उन्नति से लेकर समाज की उन्नति तक, आत्मोन्नति, ये सारी बातें, सा कलाया विमुक्ति, ऐसी कला जो हमें सारे दोषों से मुक्त कराए, ये आध्यात्मिकता है। और सबसे अंतिम बात कहकर मेरी बात मैं पूर्ण करना चाहूंगा कि सॉफ्ट पावर की बात तो बहुत बार आती है, तो सिनेमा सॉफ्ट पावर है, इसके बारे में और कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारत, अन्य देशों ने इसका बहुत अच्छे से उपयोग किया है। आजकल कोरियन ड्रामा, कोरियन सीरीज, कोरियन सिनेमा आजकल के युवाओं में बहुत लोकप्रिय हो रहा है, अच्छे भी हैं। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स को कोरियन संस्कृति के हिसाब से बहुत अच्छी पद्धति से अनेक फिल्मों में, और ब्लेंडिंग ऑफ जॉनर्स, हॉरर, कॉमेडी वगैरह, इस प्रकार के दो जॉनर्स को मिक्स करके कोरियन में अलग अलग बहुत अच्छे प्रयोग हो रहे हैं, जिसके कारण से कोरियन संस्कृति विश्व भर में उन्होंने प्रचारित करने का एक अच्छा प्रयोग किया है। और आज भारत में भी सारे युवा, अगर आप देखेंगे अपने अपने घर में भी, तो कोरियन सीरीज देखते हैं। हॉलीवुड तो हम जानते ही हैं, हॉलीवुड ने अमेरिका को सुपर पावर इस नाते से एस्टैब्लिश करने के में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक सुपर पावर इस नाते से हॉलीवुड ने प्रस्थापित किया। उदाहरण अगर लेना है तो कोई भी एलियन फिल्म आप ले लीजिए, सामान्यतः वहाँ एलियन आते हैं, वो मनुष्य के विनाश के लिए आते हैं और अमेरिकन तंत्र, अमेरिकन शक्ति उसका नाश करते हुए पृथ्वी की रक्षा करता है, मनुष्य जाति की रक्षा करता है। अमेरिका ने अच्छी पद्धति से प्रस्थापित किया कि अगर ऐसी किसी संकट से सामना करना है तो अमेरिका ही एकमात्र आधार है पृथ्वी के लिए। शीत युद्ध के काल में रशिया के विरोध में कैसे प्रकार के वातावरण बनाए हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि क्या है, हम किस प्रकार से देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो परग्रहवासी को हम न्योता देते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, ब्रह्मांड को अपनाने चले इस भावना के आधार पर। हमारे यहाँ तो हम परग्रहवासी को बुलाते हैं, उसके साथ संवाद प्रस्थापित करते हैं, हमारे बुलाने पर वो आता भी है, मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी भी होता है। वो मनुष्य जीवन के नाश के लिए नहीं आता, वो मनुष्य जीवन के उपयोग के लिए है। और हम अपने भाई इस नाते से सह अस्तित्व के साथ, सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सुखिनः सन्तु की भावना के साथ उसका स्वागत सम्मान करते हैं। और अगर फिर उसके अस्तित्व पर संकट होता है तो अपने फिल्म का नायक उसकी रक्षा करते हुए, प्राणों की अपनी बाजी लगाते हुए उसको अपने घर में फिर से भेजने के लिए जान की बाजी लगा देता है, कोई मिल गया। तो ये अपनी दृष्टि है, हमको सुपर पावर बनना है, लेकिन हमको सुपर पावर अपनी सामरिक ताकत के आधार पर नहीं, हमारे विचारों के आधार पर। तो कोई मिल गया एक भारतीय साइंस फिक्शन है, उसको आप बाकी क्रिटिक उसका हो सकता है, लेकिन ये भावना है, उसको बुलाने के लिए हम बुलाते हैं, उसको उसकी भाषा में बात करते हैं, वो आता भी है अपने न्योता स्वीकार करके। तो इस आधार पर, वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर हमको सॉफ्ट पावर इस नाते से सिनेमा को प्रोजेक्ट करना है, ये रूट्स की ओर जाना है।
तो सिने टॉकीज, सिने सृष्टि, भारतीय दृष्टि, ऐसे उसको कहा गया है। इस बार की थीम वुड्स टू रूट्स है। दोनों एक ही बात है। केवल 2 दिन पहले या 3 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने भी वही बात कही थी। उसका स्मरण कराते हुए मैं मेरी बात को पूर्ण करना चाहूँगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा था फिर सुबह होगी। राज कपूर जी साहब की सेंटेनरी सेलिब्रेशन में उन्होंने सारे परिवार को जब बुलाया था, तो जनसंघ के 2 वरिष्ठ नेता अटल जी और आडवाणी जी चुनाव में पराजित होने के बाद फिल्म देखने गए। राज कपूर साहब की फिल्म थी फिर सुबह होगी। मतलब जो 2 नेता पराजित हुए हैं, तो फिल्म के बाद क्या, चुनाव के बाद क्या करना, चलो फिल्म देखते हैं। तो फिर सुबह होगी ये फिल्म देखी, और उसके बाद में वो फिल्म देखने के बाद मोदी जी कहते हैं सुबह हो गई। तो मुझे लगता है कि चाहे हम उसको सिने सृष्टि, भारतीय दृष्टि कहे, वुड्स टू रूट्स कहे, सुबह हो रही है, सुबह होगी कहे, सभी एक ही बात है। तो इस एक ही बात को अलग अलग पद्धति से अगले 2 दिन में विभिन्न प्रकार के सेशंस में, विभिन्न प्रकार के सत्रों में हम इसको समझेंगे और अपने अपने यहाँ पर जाकर अपने अपने स्थान पर इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि पूरे मनोयोग से अगले 2 दिन इस सेमिनार में आप सम्मिलित हो। फिर से एक बार आप सब यहाँ आए, आपका स्वागत है। और इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार। Thank you so much, Dada, for such an insightful keynote address.